प्यारे बच्चों, आज हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यधिक उपयोगी है। पाचन तंत्र के बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे पहले इन भागों के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुख और मुख गुहा से। इसमें दांत, जिह्वा के साथ साथ 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दांतों का कार्य तो सभी को पता ही होगा। भोजन को काटने, भोजन को नोचने और चबाने का कार्य करते हैं। जिह्वा भोजन को चबाते समय उसे मिक्स करने का, मिलाने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे लार रस स्रावित होता है। लार में टायलिन नामक एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, जिसके कारण वह मीठा लगने लगता है। मुख और मुख गुहा के बाद में आता है ग्रसनी। ग्रसनी वह स्थान है जहाँ पर नाक से नासामार्ग और मुख गुहा दोनों खुलते हैं। साथ ही साथ यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक श्वास नाल और दूसरा ग्रास नाल। श्वास नाल आगे जाकर के फेफड़ों में प्रवेश करता है, 2 बाएं फेफड़े और दाएं फेफड़े में, और ग्रास नाल से भोजन आगे जाता है। भोजन उसके बाद पहुंचता है आमाशय में। आमाशय वह थैली है जहाँ पर भोजन का प्रथम बार ठहराव होता है। निगलने के पश्चात भोजन आमाशय में कुछ देर तक रहता है। यहाँ पर आमाशय की दीवारों में पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों से निकलने वाला जठर रस उस भोजन में मिलाया जाता है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन जैसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। इसके पश्चात भोजन पहुंचता है ग्रहणी में। ग्रहणी एक सी के आकार की नली होती है, जिसकी दोनों भुजाओं के बीच में एक मिश्रित ग्रंथि जिसका नाम अग्न्याशय है वह स्थित होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जबकि दूसरी उसी नली से जुड़ी हुई एक दूसरी ग्रंथि है यकृत। यकृत से निकलता है पित्त। यकृत में पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्त इस रास्ते से, इस द्वार से ग्रहणी में भोजन में मिलाया जाता है। अग्नाशयी रस और यकृत से निकला हुआ पित्त रस दोनों भोजन में स्थित वसा के पाचन में सहायता करते हैं। अग्नाशयी रस में और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन के अन्य अवयवों का पाचन करते हैं। इसके बाद भोजन पहुंचता है ग्रहणी से फिर छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत में भोजन का आखिरी बार पाचन होता है। साथ ही साथ पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। अब भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, लेकिन उससे पहले एक पतली सी ट्यूब जिसका मुंह आगे बंद रहता है, इसको आंतरीय अंधनाल कहते हैं, या इसे कृमि रूप परिशेषिका भी कहा जाता है। यह एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। शाकाहारी जानवरों में यह सीकम के रूप में स्थित होता है, जो कि सेलुलोज का पाचन करता है। लेकिन चूँकि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है और इसलिए यह एक अवशेषी अंग के रूप में ही अब उपस्थित होता है। इसके बाद छोटी आंत के बाद में भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल भोजन एकत्रित होता है। यहाँ पर भोजन जो है जीवाणुओं के प्रभाव से यहाँ पर भोजन सड़ता है। इस पे तमाम रासायनिक क्रियाएं हो चुकी होती हैं और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत कर चुकी होती है। ऐसी दशा में बड़ी आंत में केवल भोजन एकत्रित होता रहता है और अंत में अपचा भोजन जा करके, जो पचा नहीं और जो अवशोषित नहीं हुआ, जो बचा हुआ भोजन है, वह मलाशय में एकत्रित होता रहता है, जो कि समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि मनुष्य के पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भोजन के पाचन की क्रियाविधि और भोजन पर एंजाइमों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।